नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स बेसिक अकाउंटिंग के थ्योरी। यह 7वां भाग है। इसके पहले इसके 6 भाग आ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो के पहले आप उन्हें देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, लेखांकन के सिद्धांत। कोई भी विषय होता है तो उसका कुछ तौर तरीका होता है, कुछ नियम होते हैं। उन नियम का पालन हमको करना पड़ता है ताकि सही तरीके से उस विषय को हम समझ पाएँ या उसमें जो भी कार्य हमें करना है सही तरीके से कर पाएँ। तो अकाउंटिंग में भी ऐसा ही है। अकाउंटिंग से संबंधित कुछ नियम विशेष तौर पे बनाए गए हैं। ये नियम बने कैसे, इसके बारे में थोड़ा पहले देख लेते हैं। तो शुरू में बिजनेस क्योंकि छोटे स्तर पे काम करते थे और केवल बिजनेस के ओनर को अकाउंटिंग से मतलब होता था, उसके इंफॉर्मेशन की आवश्यकता केवल उन्हीं लोगों को पड़ती थी जो व्यवसाय खुद चलाते थे। तो ऐसे में वो अपने तरीके से, सामान्य तरीके से हिसाब किताब रख लेते थे। वो कैसे हिसाब रखें उनको तो पता ही होता था, वो अपने हिसाब से चीज़ों को समझ लेते थे। लेकिन समय के साथ व्यापार स्केल बढ़ता चला गया, तो अब अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन आज के दिन केवल उसके मालिक को नहीं होती है, बल्कि और भी बहुत सारे पक्षों को होती है। हमने पहले भी देखा है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था। एक कंपनी के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे लोग देखते हैं अपने तरीके से एनालाइज करने के लिए। तो अब यहाँ पे ज़रूरी ये हो गया, अकाउंटिंग को किस तरीके से किया गया है उस तरीके में एक यूनिफॉर्मिटी होनी ज़रूरी है, एक रूपता होनी ज़रूरी है, ताकि लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया है, किस तरीके से चीज़ों को कंपाइल किया गया है, लिखा गया है। तो ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए गैप को डेवलप किया गया। इसे कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत। ये एक ग्रुप ऑफ रूल्स है, कुछ नियमों के समूह हैं जिसे सभी लोग एक साथ मानने के लिए तैयार हो गए हैं, और इन नियमों के आधार पर अकाउंटिंग को सभी लोग करते हैं। और इन नियमों को मानने की वजह से कोई भी संस्था जब अकाउंटिंग करती है तो उसके रिकॉर्ड में एक रूपता होती है। और ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल डेवलप कैसे हुए? सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम आई लोगों को, तो उस प्रॉब्लम पे चिंतन किया गया। चिंतन करने पे उसका कोई उपाय निकला और उससे उत्पत्ति हुई नए सिद्धांत की। तो धीरे धीरे लोगों ने इसे एक्सेप्ट करना चालू किया और बाद में इसे एक नियम बना दिया गया कि हाँ भाई, इसे अब सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे। इस तरीके से अकाउंटिंग के सिद्धांत डेवलप हुए हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हैं, अकाउंटिंग के फील्ड में बनाए गए नियमों का कुछ समूह है जिसे सभी अकाउंटेंट फॉलो करते हैं, ताकि लेखांकन करने के तरीके में एक रूपता आ सके और सभी लोगों को अकाउंटिंग में किए गए कार्यों का समझ पैदा हो सके। कोई भी व्यक्ति अकाउंटिंग रिकॉर्ड को देखे तो वो समझ पाए कि अकाउंटिंग में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया है तो वो किस तरीके से रिकॉर्ड किया गया है। तो यदि अकाउंटिंग के सिद्धांतों की विशेषताओं के बारे में देखें तो पहली विशेषता तो ये है कि यह नियमों का समूह है जिसे लेखांकन कार्य में एक रूपता लाने के लिए और लेखों द्वारा दी जाने वाली सूचना को समझने में आसानी हो जाए लोगों को, इसके लिए बनाया गया है। दूसरी बात आती है, लेखांकन के सिद्धांत व्यक्तियों ने खुद बनाया है, अपने अनुभव के आधार पर बनाया है, अपनी आवश्यकता के आधार पर बनाया गया, और इसमें समय समय पे परिवर्तन भी होते रहते हैं। ये ऑटोमेटिकली नहीं बने हैं। साइंस के नियम जो है वो मानवों ने नहीं बनाया, वो इंसानों ने नहीं बनाया है, उसे प्रकृति ने बनाया है और वो फिक्स होते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हो पाता है, उसे हम बदल नहीं सकते हैं, केवल उसका उपयोग हम कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन लेखांकन के नियमों में ऐसा नहीं है। तीसरी बात आती है, लेखांकन सिद्धांत स्थिर नहीं है। इनमें समय के साथ आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। तो जैसी आवश्यकता होती है, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार और जानकारी को प्राप्त करने की आवश्यकता के अनुसार अकाउंटिंग सिद्धांत में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके बाद बात आती है लेखांकन सिद्धांत के तत्व। किसी भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अच्छा कब माना जाएगा या सफल कब माना जाएगा? जब उसमें 3 गुण हों। पहला है रिलेवेंस, यानी औचित्य। इसका मतलब ये है, औचित्य का मतलब है उपयोगिता।
ठीक है ना। औचित्य का मतलब आप समझ लीजिए कि उपयोगिता, यानी कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल सबसे पहले तो ये उपयोगी होना चाहिए और आसानी से समझ में आने योग्य होना चाहिए, तभी लोग इसे अपनाएंगे। दूसरी बात है उद्देश्य पूर्णता, ऑब्जेक्टिविटी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाने के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, साथ ही इसमें शुद्धता, विश्वसनीयता और सत्यता की जांच करने की सुविधा होनी चाहिए। यानी कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल जब बनाया जाए तो उद्देश्यपरक तरीके से बनाया जाए, और साथ ही उसमें जो भी काम किया जा रहा है उसमें आंकड़ों की जो शुद्धता है, जो रिलेवेंस है, जो करेक्टनेस है, उसकी आसानी से जांच की जा सके, तभी वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल अच्छा माना जाएगा। तीसरी बात आती है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मतलब व्यवहारिकता। व्यवहारिकता का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल व्यावहारिक तौर पे यूज करने लायक हो। ठीक है, हमने ऐसा कोई नियम नहीं बनाना है जिसे यूज करने में अकाउंटिंग करने वाले लोगों को कठिनाई आने लगे या फिर उनको समझने में दिक्कत होने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यवहारिक रूप से आसानी से उसे यूज किया जा सकता हो, तब वो कोई भी मतलब विचार जो है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बन सकता है। नए नए विचार आते रहते हैं, जैसे जैसे अकाउंटिंग में समस्याएं आती हैं वैसे वैसे लोग सोचते हैं कि समस्या से निजात कैसे पाया जाए, उसमें सुधार कैसे किया जाए, और उससे नए नए तरीके डेवलप होते हैं। अब उन तरीकों को जब लागू करने की बात आती है तो देखा जाता है कि उसमें रेलिवेंस है कि नहीं, ऑब्जेक्टिविटी है कि नहीं, फिजिबिलिटी है कि नहीं। ये तीनों चीज़ें जब जांच कर ली जाती हैं तब वो विचार अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसे अपनाने लगते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इसी को हम एग्जम्पशंस भी कहते हैं, और इसी को कई लोग प्रिंसिपल भी कह देते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल वैसे तो ये हुआ, इसमें दो चीज़ें शामिल हैं, लेकिन बहुत लोग सामान्य भाषा में इसी को अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कह देते हैं, लेखांकन के सिद्धांत। यहीं से कन्फ्यूजन शुरू होता है। जो लोग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के दो तरीकों को, दो भाग को नहीं जानते हैं, वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग एग्जम्पशन को ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कह देते हैं। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ पे है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पहला भाग है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग एग्जम्पशन, और दूसरा भाग होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, यानी लेखांकन की प्रथाएं। इसे हिंदी में प्रथा भी कहते हैं, रिवाज भी कहते हैं, या फिर परंपरा भी कहते हैं। इसे संकल्पना, मान्यता या सिद्धांत भी कई सारे लोग कह देते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? संकल्पना या मान्यता या सिद्धांत जिसे लोग कह देते हैं, ये जो है ना, सभी लोगों को मानना जरूरी होता है। इसमें आपके ऊपर नहीं है, आपके पर्सनल जजमेंट पे नहीं है कि आप इसमें से कुछ मानेंगे या नहीं मानेंगे। दूसरी बात, ये कानूनी रूप से अनिवार्य हो सकता है। व्यापार को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं, कंपनीज एक्ट बना हुआ है, और भी बहुत सारे एक्ट हैं। बैंकिंग कंपनीज के लिए बैंकिंग कंपनीज एक्ट बना हुआ है। तो इन सब कानूनों में इन लेखांकन की मान्यताओं या संकल्पनाओं को जो है ना, सभी लोगों को स्वीकार करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें से हम कुछ मानेंगे या कुछ नहीं मानेंगे। इसमें पर्सनल जजमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। और तीसरी बात है, ये सभी संस्थाओं में एक जैसे अपनाए जाते हैं, क्योंकि कानूनी रूप से अनिवार्य है तो सभी संस्थाएं इसका पालन करती हैं। अब अकाउंटिंग कन्वेंशन की बात यदि आती है तो इसे माना जाए या नहीं माना जाए, पर्सनल जजमेंट पर होता है। यानी अकाउंटिंग कन्वेंशन को मानना अनिवार्य नहीं है, ये अकाउंटिंग करने वाले व्यक्ति पर निर्भर है कि वो कन्वेंशन को माने या ना माने। ये कानूनी रूप से लागू नहीं होता है, बल्कि परंपरा के रूप में, या कह लें कि सामान्य स्वीकृति पर आधारित होता है। तीसरी बात ये आती है कि इसमें सभी संस्थाएं अपने अपने हिसाब से निर्धारित कर सकती हैं कि क्या मानना है, क्या नहीं मानना है। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या एग्जम्पशंस, या जिसे प्रिंसिपल भी कह दिया जाता है, ये कानूनी रूप से अनिवार्य सिद्धांत हैं। इन्हें सभी लोगों को मानना पड़ता है और सभी संस्थाओं में एक जैसा माना जाता है।
यानी इसे तो आपको यूज करना ही करना है, इसे आपको एक्सेप्ट करना ही करना है। लेकिन लेखांकन की प्रथाएं या रिवाज या परंपरा जो है, कन्वेंशन जिसे कहते हैं, ये जो है आमतौर पे एक सामान्य स्वीकृति के अंतर्गत आप स्वीकार करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन आप इसे नहीं भी मानेंगे तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसे मानना नहीं मानना आपके पर्सनल जजमेंट पे होता है और इसे आप अपने हिसाब से स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। इसमें कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। इसमें कानूनी बाध्यता है, इसमें कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो लेखांकन के सिद्धांत, इनकी संख्या निर्धारित नहीं है, बहुत सारे सिद्धांत हैं। कोई इसका एक तरीके से कह लीजिए कि कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है कि कितने सिद्धांत हैं, लेकिन इनमें से कुछ सिद्धांत जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला सिद्धांत है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसी को कुछ लोग बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कह देते हैं। पृथक अस्तित्व की अवधारणा। यहाँ देखिए एक और शब्द आ गया, अवधारणा। ठीक है ना, इसे अवधारणा भी कहा जाता है। इसका एक और नाम लिख लीजिएगा, अवधारणा। ये सिद्धांत ये कहता है कि जब भी किसी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा तो इस नज़रिए से रिकॉर्ड किया जाएगा कि बिजनेस को कुछ पैसा मिला, कि बिजनेस के पास से कुछ पैसा गया। ठीक है, इसमें बिजनेस को सेंटर पॉइंट माना जाएगा। इसमें व्यवसाय का जो स्वामी है वो भी बिजनेस से अलग माना जाएगा। बाकी उसके जो ग्राहक हैं, जो डेटर्स हैं, जो क्रेडिटर हैं, वो तो अलग ही हैं, बाहरी पक्ष ही हैं। लेकिन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है ये बताता है कि किसी भी बिजनेस का अस्तित्व उसके स्वामी से भी अलग होता है। स्वामी को भी एक बाहरी व्यक्ति मानकर ट्रीट किया जाता है अकाउंटिंग लिखते वक्त। स्वामी जब व्यापार में पूंजी लगाता है, जब ओनर जो है व्यवसाय को चालू करता है तो वो पूंजी लगाता है, तो वो पूंजी जो है अकाउंटिंग करते वक्त कैपिटल के रूप में अलग से दिखाया जाता है, एक लाइबिलिटी के रूप में दिखाया जाता है कि भाई ये ओनर ने हमें कैपिटल दिया है और इस कैपिटल को हमें ओनर को वापस करना है। प्रॉफिट भी जो कमाया जाता है वो ओनर के लिए, ओनर के कैपिटल में ऐड किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि वो प्रॉफिट ओनर के लिए बिजनेस ने कमाया, अब वो ओनर को दे रहा है, उसके कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि व्यवसाय का अस्तित्व पृथक है, उसके स्वामी का अस्तित्व वो अलग है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे की चीज़ें हम अगले पार्ट में देखेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।